भाभी आज मेरा फेयरवेल है, आपकी परफ्यूम चाहिए मुझे बस आज के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, अभी दे रही हूँ। नंदा परफ्यूम का कवर हटाकर नैना को देती है और कहती है, दीदी लो आप लगाकर मुझे वापस दे दो। नैना परफ्यूम छिड़क लेती है और नंदा फिर उसे ले जाती है। नंदा के जाने के बाद नैना कहती है, मैंने तो सोचा था कि फेयरवेल के बहाने परफ्यूम का नाम देख लूँगी, लेकिन भाभी तो बहुत तेज़ निकली, नाम ही गायब कर दिया ताकि मुझे कुछ पता ही ना चल पाए। नंदा अपने ससुराल में सभी की लाडली है, जो आता है बस नंदा नंदा करता रहता है। नंदा दिन भर सजी धजी रहती है और उसके शरीर से हमेशा परफ्यूम की खुशबू आती रहती है। वो कहीं भी जाती तो खुशबू महकने लगती और बिंदु भी उसे इसीलिए उषा से ज़्यादा पसंद करती है। एक रोज़ उषा की कुछ सहेलियाँ उसके घर आती है। आ जाओ, मैं काफ़ी देर से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ यार, आज कितने दिनों के बाद तुझसे मुलाकात हुई है। वो कॉलेज के दिन याद है ना, जब हम सब मिलकर घूमते थे। हाँ, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, वो तो मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक है। तभी वहाँ से नंदा पार होती है। उसके पार होते ही हॉल में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। अरे यार, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अभी उषा की देवरानी यहाँ से पार हुई है ना, उसी की खुशबू है। हट, तू बिना कुछ भी बोलती है। तभी नंदा वहाँ नाश्ता लेकर आती है और कहती है, आप लोग बातें छोड़िए, नाश्ता कीजिए। आज उषा भाभी ने बड़े ही चाव से नाश्ता बनाया है सबके लिए। हाँ, तुम सही कह रही थी, नंदा में से ही खुशबू आ रही है। तीनों सहेलियाँ नंदा से चिपक चिपक कर बातें करने लगती है और उषा को पूछती तक नहीं है। ये देखकर उषा का मन छोटा हो जाता है और वो उठकर रसोई में चली जाती है। इधर उषा की सहेलियाँ नंदा से कहती है, नंदा हमें भी बताओ तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो? तुम्हारा पति तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता होगा, हमें भी बताओ ना, हम भी तुम्हारी तरह यूं ही महकती रहेंगी। हमें भी बताओ, हम लोग भी यही लगाकर अपने पति को वश में करेंगे। अरे नहीं, हाँ आप लोग भी ना, मैं तो कोई भी परफ्यूम लगा लेती हूँ, पता नहीं पूरा दिन खुशबू अपने आप ही आती रहती है। उधर रसोई में उषा कहती है, जब देखो सब नंदा नंदा ही करते रहते हैं, जैसे मैं तो कोई हूँ ही नहीं। पहले से सासू माँ, नैना, देवर जी, मेरे पति, ये कम थे जो अब मेरी सहेलियों को भी नंदा ही भा रही है। मैं तो बस काम करने के लिए हूँ। उषा की सहेलियाँ नंदा से ही बातें करती रहती है और फिर चली जाती है। अब उषा की सहेलियाँ उषा से ज़्यादा नंदा की फ्रेंड बन जाती है। सबकी ज़बान पर नंदा का ही नाम रहता है। एक रोज़ बिंदु कहती है, बगल वाले अग्रवाल जी की बेटी की शादी है, शाम को जाना है। उषा को लगता है कि बिंदु उसे साथ चलने को कहेगी, इसलिए वो सुनते ही कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ मम्मी जी, उसने मुझसे भी कहा था, जाना तो ज़रूरी है। इतने में ही बिंदु कहती है, मैं और नंदा चले जाएंगे, तुम घर पर ही रहना उषा, किसी एक को तो घर पे रहना होगा। नंदा, मुझे अपनी खुशबू वाली परफ्यूम लगा देना ताकि मैं शादी में नजर आऊं। मम्मी जी मैं आपके साथ ही जा रही हूँ ना, मेरे होते हुए कोई आपको कैसे नहीं देखेगा, आप बस मेरे साथ रहिएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुझे मैं इसीलिए तो शादी करके लाई थी। पता है, पहली बार जब मैं तुझे देखने गई थी तो तेरी खुशबू से ही मेरा मन खिल उठा था। बस वही देखकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे मैं अपने घर बहू बनाकर ले आई। उषा को तो कोई देखता तक नहीं, ना ही उसे तैयार होना आता है, ना ही कुछ। तू ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। मेरी प्यारी मम्मी जी। उषा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं बताती हूँ इस नंदा को, जाने दो शादी में, वो वहाँ शादी में मज़े करेगी और मैं यहाँ उसका परफ्यूम चुरा लूँगी। देवरानी जी, अब निकलेगा तुम्हारा तेल। इधर शाम होते ही बिंदु और नंदा शादी में चले जाते हैं और उधर उषा नंदा के कमरे से उसके सारे परफ्यूम की बोतल खाली कर देती है और उसमें पानी भर देती है। अब आएगा देवरानी जी, अगली सुबह देवरानी जी आपके लिए आंसू लाएगा, आंसू। अगले दिन सुबह नंदा नहा धोकर तैयार होने लगती है और अपना परफ्यूम लगाने के लिए जाती है। परफ्यूम लगाना तो ज़रूरी है, परफ्यूम क्वीन परफ्यूम लगाकर ही तो महक उठेगी।
परफ्यूम छिड़कते ही नंदा को अजीब लगने लगता है। क्या हुआ? इसमें से महक क्यों नहीं आ रही? ये तो पानी लग रहा है। नंदा परफ्यूम सूंघती है और समझ जाती है, ये जेठानी जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। वो शेर है तो मैं सवा शेर। मैं भी छुपा छुपा कर परफ्यूम रखती हूँ। कितना फेंक दोगी जेठानी जी? नंदा अपने बेड के नीचे से छुपाया हुआ परफ्यूम निकालती है और खुद पर छिड़क लेती है और तैयार होकर बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। नंदा को देखते ही नैना कहती है, क्या बात है भाभी, आज तो आप रोज से भी ज़्यादा महक रही हैं। आपसे किसी की तुलना ही नहीं है। ये सुनकर उषा मन ही मन कहती है, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो मैंने पानी भरा था। कहीं ये कोई जादू करनी तो नहीं है? पानी से खुशबू कैसे आ सकती है? इसका कमरा चेक करना होगा। इतने में ही वीर नंदा से कहता है, नंदा, तुम्हारे हाथ के पुलाव का तो जवाब नहीं। आज तो मैं वही खाऊंगा। उषा तुम्हारे जैसा पुलाव नहीं बना पाती है। हाँ भैया, अभी बनाती हूँ। इतने में ही सोसाइटी की कुछ औरतें बिंदु के घर आती है और कहती है, बिंदु, हम तुम्हारी बहू को अपनी सोसाइटी की अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उषा तुरंत कहती है, अरे मैं तो कब से चाहती हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। हम तुम्हारी नहीं, नंदा की बात कर रहे हैं। नंदा की खुशबू की तरह हमारी सोसाइटी भी महक उठेगी। नंदा, तुम हमारे सोसाइटी की अध्यक्ष बनोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उषा तिलमिला उठती है और नंदा के कमरे में परफ्यूम इधर उधर ढूंढने लगती है। अब मैं परफ्यूम की बोतलें ही गायब कर दूंगी। उषा खोजबीन चालू कर देती है और बेड के नीचे से नंदा का परफ्यूम निकालकर फेंक देती है और सारी बोतलें जिसमें उसने पानी भरा था वो भी फेंक देती है। अब यही सोसाइटी की औरतें उसे लात मार कर निकालेगी। आता तो उसे भी कुछ नहीं है। अगले दिन नंदा सोसाइटी के अध्यक्ष की शपथ लेने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगती है। तब उसे एक भी परफ्यूम नहीं मिलता। भाभी के हाथ यहाँ भी पहुँच गए। अब मैं क्या करूँ? भाभी से तो बाद में निपटूंगी, लेकिन अभी शपथ में जाना ज़रूरी है। उषा मन ही मन खुश होती है और नंदा के साथ उसके घर के सभी लोग जाते हैं। नंदा वहाँ पहुँचती है, लेकिन आज उसके बदन से खुशबू नहीं आती। फिर भी लोग उससे चिपकने लगते हैं। आओ आओ नंदा, शपथ ले लो। वैसे ये साड़ी तुमने कहाँ से ली? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ नंदा, इतनी भीड़ में भी तुम अलग दिख रही हो। नंदा तो नंदा ही है भाई। उषा मन ही मन कहती है, अब तो खुशबू भी नहीं आ रही नंदा के बदन से। फिर भी क्यों सब उससे चिपक रहे हैं? उधर मन ही मन मुस्कुराते हुए नंदा कहती है, भाभी जी, आप डाल डाल तो मैं पात पात। मुझे हराना मुश्किल है। आपने मेरा परफ्यूम चुराया तो मैंने लोगों को अपनी तरफ करने का नया तरीका ढूंढ निकाला। बेचारी मेरी चिठानी जी। और नंदा सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है और सबके दिलों में राज करने लगती है। अब नंदा का उसके ससुराल में पहले से भी ज़्यादा रूप चलने लगता है और उषा की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। एक छोटे से शहर में शर्मा जी का परिवार रहता था। परिवार में कई पुश्तों तक कोई बेटी नहीं हुई थी, पर भगवान की कृपा से शर्मा जी को एक बेटी नसीब हो गई, जिसका नाम सीमा रखा गया। 10:30 बज गए। सीमा अभी तक उठी क्यों नहीं? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? वही ना जी, 9 बजे तक तो सीमा उठ जाती है हमेशा। रुकिए, मैं अभी देखती हूँ। दोनों फौरन सीमा के कमरे में जाते हैं, जहाँ सीमा आराम से एसी चालू किए रजाई ओढ़े सो रही होती है। प्रिया उसके सर पर हाथ फेरती हुई कहती है, तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ देर और सो ले बेटा। नहीं वो रात को लाइट चली गई थी। इतने मच्छर थे कि सोते सोते सुबह हो गई। मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। सीमा तैयार होकर सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखते हुए अपनी मम्मी से कहती है, What are we having in breakfast, Mom? आलू उबाल के रखे हैं, क्या बना दूं? पोहा खाएगी क्या? अच्छा सुन, पास्ता भी उबाल कर रखे हैं मैंने। पास्ता? मॉम बनाओ बनाओ। सीमा पास्ता बनाकर अपने हाथों से प्रिया को खिला रही होती है। तभी उसकी एक सहेली वहां आ जाती है। इतनी बड़ी घोड़ी को हाथ से खिला रही हो? अपनी बेटी को तूने पूरा बिगाड़ रखा है। मुझे क्या है, तुझे ही भारी पड़ेगा। जब कोई ब्याह करके ले नहीं जाएगा इससे, तब होश ठिकाने आएंगे। ये कहकर प्रिया की सहेली वहां से चली जाती है।
उसकी बातें सुनकर सीमा की आंखें भर आती है। अरे जलन है बेटा, जलन। उसने अपनी बेटी को हाथ से खिलाया नहीं होगा, और मैं कौन हूँ तुझे खिलाने वाली। भगवान चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूँ तो कर रही हूँ। सीमा बड़े नाजों से पली बड़ी थी, दुनियादारी से अनभिज्ञ। उससे कुछ पता था तो बस लाड और प्यार। अपनी मम्मी के साथ सत्संग देखना, खेलते कूदते रहना या पढ़ना। दुनिया की छल कपट से दूर वो बिल्कुल निश्चल थी। पर अब उम्र बढ़ रही थी। सीमा की उम्र शादी की हो चली, पर सीमा कहाँ तैयार थी। उसे तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद कितने ही बोझ सर पर आते हैं। एक दिन, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा इंजीनियर है, सीमा के लिए अच्छा रहेगा। क्या कहती हो प्रिया? 5660 रिश्ते आएंगे मेरी बेटी के लिए। अभी उम्र ही क्या है इसकी। अरे इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो फिर पछताती रहोगी। तो ठीक है, पहले से ही लड़के वालों को कह दो कि अच्छा सा कुक रख दे। सीमा को अपने घर पर बहुत लाड प्यार मिला था, जिसके कारण घर का कोई काम उसे नहीं आता था। अब लोग उसकी बातें बनाने लगे थे, पर रोहन को सीमा की ये हरकतें बहुत भा जाती है और वो उसे अपने घर की बहू बना लेता है। शादी की रात, मेरे पैर, मैं बहुत थक गई हूँ। ओए मेरा बच्चा, कोई बात नहीं सीमा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। अरे बहू, वो मुंह दिखाई की रस्म के लिए सब आने वाले हैं। पर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या बना दूं सासू माँ? अरे जो भी तुझे आता है बना दे बेटा। सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग एक साथ नई बहू के हाथ के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। सीमा एक ट्रे में बहुत सारे ग्लास लेकर आती है। संस्कार तो अच्छे हैं बहू के, सबके लिए पहले पानी लेकर आई है। आओ बहू, थोड़ा हमारे साथ भी बैठो। ये कहकर दूसरी पड़ोसन पानी का ग्लास उठाती है। उई माँ, इतना गर्म पानी! अरे इतनी गर्मी में गर्म पानी क्यों लेकर आई है तेरी बहू? बोलो बेटा, क्यों लेकर आई हो? आपने ही बोला था ना सासू माँ, जो आता है वही बना लो। एक दिन ना मैंने मायके में पानी गर्म किया था, हाँ, उसके अलावा कभी मम्मी ने कुछ काम नहीं करवाया। अच्छा मजाक है, चलो हम चलते हैं। अरे भूखे क्यों जाओगे, मैं कुछ बना देती हूँ। सासू माँ, मेरे लिए पास्ता बनाइएगा। अच्छा मैं रूम में जाती हूँ। हाँ बहू, बहुत अच्छी लेकर आई हो तुम। अच्छी नहीं, अच्छी खासी बहू। हम लोग चलते हैं, तेरा काम बढ़ाने के लिए तेरी बहू ही काफी है। सारी सहेलियां पूरे मोहल्ले में उसकी बहू की करतूत बता देते हैं। मोहल्ले वाले उसकी बातें बनाते हैं। रोहन, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, झेलना तो सब मुझे पड़ता है ना। अरे पर हुआ क्या है माँ? तभी वहाँ एक काम वाली आती है। नमस्ते मैडम, हमको सीमा मैडम ने खाने के काम पर रखा है। किचन कहाँ है? है? ये क्या कह रही है? अब सीमा ने ये क्या शुरू कर दिया? तुम ही बताओ। मोहल्ले वाले कहते हैं कि तेरे तो भाग फूट गए, ऐसी फूल कुमारी तो बगीचे में अच्छी लगती है, घर पर नहीं। क्यों बनाकर लेकर आई इसे तेरी बहू? अरे तुम ऐसा कब से सोचने लगी मम्मी? रिया भी तो हमारे घर में फूल की तरह रही है। इस मोहल्ले वाले की बात सुनकर तुम अपनी बेटी और बहू में फर्क कर रही हो। मैं जानता हूँ सीमा मन की बहुत साफ है, उससे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रिया की फ्रेंड्स उसके घर पर आती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। दूध वाला हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आता है। मेरा तो जन्म सुधर गया दीदी जी। अरे किसे ढूंढ रहे थे तुम, और ये मिठाई कैसी? वो सीमा दीदी के लिए। मेरा बेटा गलत संगति में जा रहा था, ये तो आप सबसे छिपा नहीं। दीदी जी को जैसे ही इस बात की भनक हुई, वो मेरे बेटे से मिली और उन्होंने उसे समझाया। न जाने क्या जादू कर दिया दीदी ने मेरे बेटे पर। उसने अपने सारे बुरे दोस्तों की संगति छोड़ दी। आज उसकी नौकरी भी लग गई है और इसीलिए उनके लिए मिठाई लाया हूँ। हमारी दीदी फूल कुमारी जरूर होंगी, पर मन से फूल ही है। मेरे तो रोटियों के लाले थे। मालकिन ने मुझे रोड पर रोते देखा और काम पर रख लिया। मेरा घर बच गया। दोनों की बातें सुनकर सास की सहेलियों के तो रंग उड़ गए। मुझे माफ कर दे, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, और कहाँ हमने खाना बनाने के ऊपर उसे जज कर लिया। आई एम सो सॉरी यार। ये कहानी सुरेश की है, जो अपनी बेटी के कन्यादान के लिए क्या क्या नहीं करता। देखना, मैं एक दिन अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा।
लेकिन ऐसा रिश्ता कहाँ से मिलेगा जैसा आपको चाहिए? मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये एक बाप का विश्वास है। अब पापा ने बोल दिया है तो ज़रूर मिलेगा। इन दोनों बाप बेटी का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें किस बात का डर है कि जिस तरह मैं सभी रिश्तों को मना कर रहा हूँ, कहीं गुड़िया की शादी की उम्र ना निकल जाए। लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारी गुड़िया की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटे का हाथ किसी अच्छे लड़के के हाथ में ही दूंगा। कुछ दिनों के बाद सुरेश को गुड़िया के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल ही जाता है और गुड़िया की शादी पक्की हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ही रहूंगा। देखो, वो रिश्ता खुद सामने से चल कर आया। अच्छा भैया, जरा हमें भी तो बताओ गुड़िया के होने वाले ससुराल के बारे में। जरा हम भी तो देखें, ऐसी कौन सी खास बात है इस रिश्ते में जो आपने मेरे लाए बाकी सारे रिश्ते ठुकरा दिए थे। जी, लड़का एक बहुत अच्छे परिवार से है। पिता प्रोफेसर थे जो रिटायर हो चुके हैं और माँ की अपनी एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है जहाँ केवल बड़े बड़े लोग आते हैं। और लड़का एक बड़ी कंपनी का मैनेजर है। कौन सी कंपनी थी वो जी? कोई कपड़ों की ना? अरे हाँ, अब याद आया, ये लोग कपड़ों को देश विदेश में ले जाने का काम करते हैं। अरे ऐसा रिश्ता तो मैं भी ला रही थी। इस रिश्ते में क्या अच्छी बात है? बुआ, लड़के वालों ने दहेज के लिए साफ साफ मना किया है। उन्हें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे वाह, तब तो ये और भी अच्छी बात है। मान गए भैया आपको, आपने अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढ ही लिया। गुड़िया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी के 4 दिन पहले समधी जी कहते हैं, हमें लगता है हमें शादी की तारीख थोड़ी पीछे कर देनी चाहिए। अरे पर क्यों समधी जी, कोई परेशानी है क्या? हमें बताइए, क्या पता हम कुछ मदद कर दें। अरे ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप क्यों भला? अरे अब आप क्या, हम क्या, बहुत ही जल्द हम सब एक पूरा परिवार होने वाले हैं। और वैसे भी मुश्किल में अपने ही तो काम आते हैं। बताइए आप। हमारे यहाँ शादी से पहले एक रिवाज है कि लड़के वाले लड़के वालों के रिश्तेदारों को शगुन पर तोहफे देते हैं, और हम आपसे दहेज कैसे ले सकते हैं। इसलिए उन तोहफों का बंदोबस्त करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। इसीलिए मैं शादी को थोड़ा पीछे खिसका रहा था। इतनी सी बात? अरे कुछ नहीं होता, वो हम दे देंगे। और वैसे भी तोहफे दहेज में कहाँ से आए? दहेज अलग है, तोहफे अलग चीज़ है। आप हमें बता दीजिए हम क्या लेकर आए तोहफे में। सच्ची, आप कितने अच्छे और नेक इंसान हैं। आपने हमारी इस परेशानी को कितनी आसानी से सुलझा दिया। धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ, शादी की बहुत सी तैयारी बाकी है। शाम को बाजार में, हो गई तुम सभी लोगों की शॉपिंग? हाँ पापा, मेरी तो हो गई, बस मम्मी की बची है। और आपका सामान कहाँ है? आपने अभी तक कुछ लिया क्यों नहीं? चलिए वहाँ से आपके लिए कुछ अच्छा सा ले लेते हैं। अरे मेरे लिए क्यों, मेरे पास पहले से ही कपड़े पड़े हैं। जा, तो अपने लिए और शॉपिंग कर ले। लेकिन क्यों पापा? बेटी की शादी में बेटी के पिता पुराने कपड़े पहनेंगे क्या? अरे पुराने कहाँ, 1-2 बार ही तो पहने हैं। और शादी तेरी है तो तुझे अच्छे और नए कपड़े पहनने चाहिए। जा और खरीद ले। ऐसे ही पिता बेटी के कन्यादान के लिए बहुत तैयारियां करते हैं। लड़के वालों की हर बात मानते हैं, लेकिन शादी वाले दिन, अंकल जी मुझे माफ़ करना, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ना अर्जेंटली 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन बेटा इतनी जल्दी क्यों? समझी जी, अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है। आप बस पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए। अच्छा, अभी आप 1-2 दिन रुक जाइए, आपको पैसे मिल जाएंगे, अभी शादी हो जाए। नहीं अंकल, अब ये शादी तभी होगी जब आप हमें पैसे देंगे, नहीं तो। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मेरी गुड़िया की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज़ बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पैसे कल परसों तक मिल जाएंगे। पिता अपने सर की पगड़ी निकालकर लड़के के सामने रख देता है। बेटा प्लीज,
इस शादी को ऐसे मत तोड़ो, शादी कर लो। बेटी पापा की पगड़ी उठाकर वापस पापा के सर पर रखती है। पापा उठिए, आप इन लोगों के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इन लोगों को आपके आगे हाथ जोड़ने चाहिए। उन्होंने जिस तरह आपसे तरह तरह के बहाने बनाकर पैसे मांगे हैं ना, अगर कोई और होता ना तो वो ऐसा नहीं करता। इन्होंने पहले कहा कि ये दहेज नहीं मांगेंगे, लेकिन इन्होंने हमसे अभी तक मदद के नाम पे इतने पैसे मांगे हैं कि अगर मैं अभी गिनने बैठूं ना तो पूरी रात निकल जाए। और आप लोगों को शर्म नहीं आती? अगर आपको ये सब करना ही था तो पहले ही बता देते। हम ये रिश्ता कभी तय नहीं करते, और यूं आधी शादी के बीच ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है हम लड़की वाले हैं तो आप हमसे जो मर्जी करवा सकते हैं? तो आप गलत हैं। हम चाहें तो अभी आप पर दहेज का केस ठोक कर आपको अंदर करवा सकते हैं। वो तो मेरे पापा की शराफत है जो आप अभी भी यहाँ खड़े हैं। और तुम कैसे लड़के हो? अपने होने वाले ससुर से पैसे मांगते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो अपने उन रिश्तेदारों से मांगो जिनको इतना मानते हो। तुम क्या शादी तोड़ोगे? ये शादी मैं तोड़ती हूँ। मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं कर सकती जो इतना लालची और बेशर्म भी हो।